हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अलग अलग माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उन सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इस बात को ही समझाने का काम वामसेप लगातार कर रहा है कि ये जो अलग अलग लड़ाई चल रही, ये अलग अलग लड़ाई से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि हम अलग अलग रहें और इसलिए दुश्मन हमको सेग्रीगेट करता है। मान लो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हैं। अगर वो अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो दुश्मन उनको सेग्रीगेट करता है, उनको बदनाम करता है, फिर उनको टारगेट करता है। ट्रेड यूनियन हम लोगों को क्यों खड़ा करना है? तो भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है लेबर फोर्स है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके बगैर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो वो जो लेबर फोर्स है वो 100% हमारा है। और हमारे बगैर, क्योंकि देखो एक होती है पूंजी और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। विस्तारित तरीके से विषय के संदर्भ में अपने बात रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय एस जैन रखवाल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, वो आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। मूल निवासी समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों, जननायकों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन का दूसरा सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा, और आज इस सत्र में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथि, वक्ता और उपस्थित साथियों, आज जो विषय रखा है नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार करना, यह शासक जातियों का गंभीर षड्यंत्र है। शासक जाति साथियों, अगर नक्सलवाद तो 1969 में प्रारंभ हुआ एक नक्सलवाड़ी गांव से, और इसका प्रारंभ करने वाले चारू मजूमदार और कानू सन्याल, यह पश्चिम बंगाल का गांव है। यह जमीन अधिग्रहण के विरोध में, यह आजाद भारत में नक्सलवाद कहा गया। साथियों, आदिवासियों को जल जंगल जमीन तमाम तरह से जो छीनने का षड्यंत्र, ये बहुत सदियों पुराना है। इसके विरोध में आदिवासी महापुरुषों ने, जैसे आपके बिहार में तिलका मांझी हुए, उनका आंदोलन भी अपने जल जंगल जमीन को बचाने का आंदोलन था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इनका आंदोलन भी 1855 में वही जंगल माफिया, भू माफिया और खनिज माफिया, ये माफियाओं के विरोध में, और हम ये कहें कि आज वर्तमान में उन्हीं का शासक, वही शासक है और वही शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो माफिया लोग, खनिज माफिया हो,
जंगल माफिया हो या जमीन माफिया हो, ये तमाम प्रकार के माफिया उस समय भी, आज अंग्रेजों के समय में जैसे सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किया, बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया, टंट्या भील ने आंदोलन किया, तो उनका आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, उनका आंदोलन इन माफियाओं के विरोध में था। इन जमींदारों और तमाम प्रकार के माफिया, शराब माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया, जल माफिया, इनके माध्यम से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उस समय आंदोलन हुए। ये माफिया उन आदिवासियों की जमीनें छीनते थे और अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, फॉरेस्ट एक्ट। उस फॉरेस्ट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन थे उस समय, जो शासन प्रशासन में, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट विभाग में, हमारे समाज के जो लोग पढ़े लिखे थे और उस गुलाम भारत में पढ़े लिखे लोग कौन थे, यही तथाकथित ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग ही थे, जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनते थे। ये तमाम प्रकार की जो भारत में जमीन समतल दिखाई देती है, आज वर्तमान में जब बड़े बड़े शहर और उनके आसपास ये तमाम प्रकार की जमीनें आदिवासियों ने जंगल को काट करके उनको उपजाऊ बनाया और ये माफिया उस पर अपना कब्जा करके और कहते हैं कि ये तो इसके नाम की जमीन है। इसका उदाहरण आप देखेंगे 2019 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि वो सोनभद्र के आदिवासियों ने के नाम पे वो जमीन है, माकोल और गोंड आदिवासी, वो जमीन उनके नाम पे है, वर्षों से अपने पुरखों के समय से वो उनके पास में जमीन है। लेकिन वहां का जो कलेक्टर था शुक्ला, प्रभात शुक्ला ऐसा कुछ नाम था उसका, उस कलेक्टर ने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से वो जमीन अपने और अपने परिवार के नाम से कर ली, ऊपर ही ऊपर कागज में, जबकि वो जमीन आदिवासी वर्षों से अपने पुरखों के समय से उस पर फसल उत्पादन कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो साथियों, वो जमीन पर कब्जा लेने के लिए उस शुक्ला नाम के ब्राह्मण ने, उस कलेक्टर ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उन आदिवासियों ने वो जमीन नहीं दी। तो उन्होंने एक वहां के गांव के मुखिया को वो जमीन ऊपर ही ऊपर भेज दी, जबकि कब्जा उन आदिवासियों का उस जमीन के ऊपर है। वो बिहार का रहने वाला था। वो बिहार से उत्तर प्रदेश सोनभद्र में लगभग 300 लोगों को ट्रैक्टर में भर करके, हथियारबंद लोगों को लेकर के गए और 2019 तथाकथित 21वीं सदी में तथाकथित आजाद भारत में वो कांड हुआ। लगभग जब वो जो 300 लोग हथियारबंद वहां गए तो उन लोगों ने, वहां आदिवासियों ने संघर्ष किया सोनभद्र के, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, हथियार चलाए और 9 आदिवासियों को स्पॉट पे मार दिए और कई लोग घायल हुए। वहां से एक व्यक्ति शहर की तरफ जा रहा था, शहर की तरफ से आ रहा था और ये माफिया उधर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति को उधर से पूछा कहां का रहने वाला है, तो एक आदिवासी को रास्ते में उन्होंने गोली मार दी। ये अखबार आप 2019 का, या आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेंगे सोनभद्र का हत्याकांड या सोनभद्र के आदिवासियों की जमीन छीनने का, तो आपको पूरी ये जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, उस समय जो माफिया, आज वर्तमान में जो माफिया है, उस समय सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, टंट्या भील या तिलका माझी के समय जो माफिया वो
आदिवासियों की जमीन छीनते थे वही आज वर्तमान में छीन रहे हैं। वो सबसे आश्चर्यजनक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा साथियों, आदिवासी शब्द में उस आदिवासी का इतिहास छुपा हुआ है। आदिवासी यानी आदि अनादि काल से निवास करने वाले लोग, यानी इस भारत में जड़ मूल से रहने वाले लोग। ऐसे लोगों का इस तथाकथित आजाद भारत में उस समय भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बनाया। आदिवासी सदियों से अपने पुरखों के समय से उस पे अपनी जमीन पे अपनी फसल उत्पादन करके अपनी आजीविका का, अपनी रोजी रोटी का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को पाल रहा है, लेकिन वो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। यानी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड प्लान बना करके तैयार नहीं किया, जमीन उसके पास में है। जबकि 5वीं अनुसूची के अनुसार और सिद्धू कानू के आंदोलन की बदौलत झारखंड में एसपीटी एक्ट बना, संथाल परगना एक्ट। वो संथाल परगना एक्ट में उस एक्ट के तहत जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। उस क्षेत्र में आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता। ये कानून सीएनटी एसपीटी एक्ट और बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन अंग्रेजों के शासन में हुआ था और अंग्रेजों के शासन में ही आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन का मालिकाना हक, यानी वो जमीन कोई दूसरा ले नहीं सकता। ये सिद्धू कानू का आंदोलन की बदौलत एसपीटी एक्ट बना, बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना। ये एक्ट को ध्यान में रख करके आदिवासी महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष यानी जल जंगल जमीन की लड़ाई ये पूरे भारत में चल रही थी। इन लोगों को अपनी जमीन के विरोध में कहीं भीलों का आंदोलन हुआ, कहीं संथालों का आंदोलन हुआ, कहीं मुंडाओं का आंदोलन हुआ, कहीं कोल आंदोलन हुआ। ये तमाम प्रकार के आंदोलन हुआ, लेकिन इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। आपको जो सिद्धू कानू चांद भैरव का आंदोलन 1855 में हुआ, लगभग 10,000 आदिवासी शहीद हुए उसमें। यानी गुलाम भारत में सामूहिक नरसंहार हुआ। और ये नरसंहार किसने करवाया? ये जो आज वर्तमान में नक्सलवाद के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं आदिवासियों की, सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी वर्तमान में देखा मणिपुर वाला, यह मणिपुर में इतने आजाद भारत में 21वीं सदी में इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि इस तरीके से जो आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे, और वो भी लगभग 45 से 50 दिनों के बाद वो वीडियोस हमारे सामने आए, क्योंकि वहां का इंटरनेट बंद करवा दिया था। इंटरनेट बंद करके कत्लेआम किया, जघन्य अपराध हुआ, ऐसे अपराध, अमानवीय अपराध हुआ। महिलाओं के साथ क्या हुआ उसके भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन महिलाओं के ऐसे नग्न करके उनके वो प्राइवेट पार्ट्स से खेल रहे हैं। और हम कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत में वो लोग शासन कर रहे हैं। तो साथियों, जो शासक जाति है, वो शासक जाति में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के पूंजीपति लोग, बनिए लोग बैठे हुए हैं। और ये उस समय भी आदिवासियों के विरोध में काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं।
अब आप लोगों को बता दें कि आज अंग्रेजों के शासन में बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, टंट्या भील, तिलका माझी, इन तमाम महापुरुषों ने अगर आंदोलन किया, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते तो अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों को CNT एक्ट और SPT एक्ट जैसे विशेषाधिकार नहीं मिलते। ये CNT एक्ट और SPT एक्ट 5वीं अनुसूची यानी आर्टिकल 244 जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को एक विशेषाधिकार दिया है, और बाबा साहब अंबेडकर ने ये विशेषाधिकार आर्टिकल 244 और 5वीं 6ठी अनुसूची का प्रावधान इन आदिवासी महापुरुषों के संघर्ष, त्याग, बलिदान को ध्यान में रख करके, उस इतिहास को ध्यान में रख करके, और उसमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय दुनिया यानी भारत के कहें हम कि भारत के उस संविधान सभा में 2 ऐसे बहुत महान बहुत बड़े शिक्षाविद लोग थे जिनका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर और माननीय जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों फॉरेन रिटर्न थे। अंग्रेजों के शासनकाल में तो ये बीच में वो आदिवासी क्यों संघर्ष कर रहे हैं, तो ये माफिया लोग जो भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो कर्मचारी थे, माफिया थे, जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को मिसगाइड किया कि आदिवासी आपके विरोध में हथियार बंद आंदोलन कर रहे हैं। और जब अंग्रेजों की सेना आदिवासियों के आंदोलन को रोकने के लिए आती है तो वो उनको दुश्मन समझ बैठे, जबकि पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है आदिवासियों को और अंग्रेजों की सेना को लड़ाने वाला, वो डायरेक्टर उस समय भी ब्राह्मणी था और आज भी ब्राह्मणी है। तो आज वर्तमान में जो नक्सलवाद के नाम पर आज जितने भी 69 से लगा करके अभी तक 55 वर्ष हो गए हैं, इन 55 वर्षों में साथियों कितने आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया होगा कल्पना कर सकते हैं। जैसे मणिपुर की घटना आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के जागरूक लोगों ने रिकॉर्ड करके उसको वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रतिदिन मणिपुर जैसी घटनाएं सरगुजा संभाग, जिसमें सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और कोरबा, ये 3 जिले आते हैं। 3 जिलों की उसमें हंसदेव का जंगल फैला हुआ है। और लगभग 94,460 पेड़ काटे जा चुके हैं और 2,73,757 पेड़ काटने का तैयारी है। हंसदेव का जंगल का जो हंसदेव जंगल बचाओ आंदोलन सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जिसमें वामन मेश्राम साहब स्वयं उस हंसदेव आंदोलन को अंजाम देने वाले लोगों ने बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें वामन मेश्राम साहब भी जा चुके हैं। उसका भी वीडियो आप लोगों को YouTube पे मिल सकते हैं। तो साथियों, ये खनिज माफिया अडानी के माध्यम से, क्योंकि वो हंसदेव के जंगल के नीचे तमाम प्रकार की, सबसे महत्वपूर्ण उस एरिया में मालूम पड़ा है कि सोना भी है, कोयले के अपार भंडार है, अपार भंडार लोहा और कोयला
अपार भंडार का एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि लगभग 1800 ईस्वी के लगभग उड़ीसा झारखंड में जमशेदपुर आता है, जिसको आज वर्तमान में टाटा नगर कहा जाता है। टाटा का स्टील प्लांट लगभग 1800 के आसपास तब से डला हुआ है, तब से स्टील बना रहा है। और इस तरीके से झारखंड में लगभग 8 से 10 स्टील फैक्ट्रियां हैं। स्टील काय से बनता है? लोहे से बनता है। कोयला वहां है। तो साथियों, झारखंड में अकेले जो जमशेदपुर आज जो टाटा नगर कहा जाता है, वो तमाम आदिवासियों की जमीन थी। वो टाटा स्टील फैक्ट्री डली, उद्योग डले, उस उद्योग के तमाम प्रकार के कर्मचारी, इंजीनियर, मैनेजर, वहां के कर्मचारियों के लिए शहरों का निर्माण हुआ, कॉलोनियों का निर्माण हुआ। फैक्ट्री में, खदान में आदिवासियों की जमीन गई, कॉलोनी बनाने में भी आदिवासियों की जमीन गई। जबकि आर्टिकल 244 के तहत आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी, भारत सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ले नहीं सकता। ये संविधान के आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 से। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है, अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए और अपने क्षेत्र का राजा घोषित करने के लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है। दवाई है, लेकिन वो दवाई पिछले 75 वर्षों से 1950 में संविधान लागू हुआ और अब 2024 चल रहा है। इन्हें 75 वर्ष हो गए, अभी तक वो दवाई ब्राह्मणों की जेब में रखी हुई है, उन आदिवासियों को दी नहीं गई। ठीक हो सकता है क्या? कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर दवाई देता है और आप ले जा करके अलमारी में रख दो, ठीक हो जाओगे क्या? जेब में रखी हुई है, ठीक होगे क्या? जब आपको दी जाएगी तब जाकर के आप ठीक हो सकते हो। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने वो तमाम आदिवासियों के महापुरुषों के द्वारा आंदोलन किया गया था। जैसे बिरसा मुंडा ने आंदोलन में अपना कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में हमारा राज होना चाहिए। वही ध्यान में रख करके बाबा साहब अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया था कि अनुसूचित क्षेत्र में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। ये सब प्रावधान है। जल जंगल जमीन का मालिक होगा। जमीन में छुपी हुई 80,000 लाख करोड़, आज वर्तमान में भारत में इन माफियाओं ने सैटेलाइट से सर्वे किया। उस सैटेलाइट के सर्वे में जो खनिज छुपी हुई है, विभिन्न प्रकार की धातुएं छुपी हुई है, उसकी आज वर्तमान में कीमत है 80,000 लाख करोड़। 80,000 लाख करोड़। भारत में 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है वर्तमान में। अगर वो 80,000 लाख करोड़ का 35%, 35% भारत सरकार के अनुसार रॉयल्टी मिलती है,
कि जिसकी जमीन है उसको 35% रॉयल्टी दी जाएगी। अगर 80,000 लाख करोड़ की रॉयल्टी 13 करोड़ 70 लाख आदिवासियों में विभाजित कर दी जाए सिर्फ रॉयल्टी, तो प्रत्येक आदिवासी चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, टाटा बिरला अंबानी उसके सामने कहीं नहीं लगते। इतनी उनके जमीन के अंदर बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं छुपी हुई है। मैंने कहा 200 साल से टाटा लोहा और कोयला निकाल रहा है। अगर वहां लोहा और कोयला खत्म हो गया होता तो टाटा अभी तक रुकता क्या? कभी की उसकी फैक्ट्री बंद हो गई होती। इसका मतलब उस क्षेत्र में इतना लोहा कोयला अथाह कोई सीमा नहीं है, इतना लोहा और कोयला उस जमीन के अंदर है। साथियों, अकेले झारखंड में 35 प्रकार की 35 बहुमूल्य से बहुमूल्य धातु है। यूरेनियम सबसे कीमती, यूरेनियम भी झारखंड में मिलता है। अकेले झारखंड को अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत भिखारी बन जाएगा। अकेला झारखंड इतनी धातुएं, 35 प्रकार की धातुएं, बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं। और अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कब से नक्सलवादी आंदोलन चल रहा, और उस नक्सलवादी आंदोलन को ये नक्सलवाद आजाद भारत में नाम दिया गया। ये समस्या गुलाम भारत में नहीं थी। तथाकथित आजाद भारत में आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक है, जड़ मूल से रहने वाला है, उसको नक्सलवादी घोषित कर दिया। और नक्सलवादी प्रचारित ऐसा किया गया कि माओवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, इस तरीके से। तो हमारे जो सामान्य जो लोग हैं, अरे नक्सलवादी बहुत खराब लोग होते हैं, बहुत डेंजर लोग होते हैं, ताकि उस शब्द का इस तरीके से उपयोग किया गया कि वो अन्य लोग उनके साथ में जुड़ नहीं पाए और उनको खुकार, जैसे डाकू लुटेरे ऐसे होते हैं, इस तरीके से उनको घोषित कर दिया। तो साथियों, ये आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम, इस नक्सलवाद को रोकने के लिए एक सलवा जुड़ूम का निर्माण किया था सरकार के द्वारा। क्या है सलवा जुड़ूम? जो आदिवासी बेरोजगार है, जो आदिवासी युवा है, अच्छे अट्टे गट्टे हैं, ऐसे आदिवासियों को एसपीओ के नाम, स्पेशल पुलिस फोर्स, जैसे आज अग्निवीर आप देखा होगा 4 साल के लिए भारत की सेना में अग्निवीर अभी कंसेप्ट लेके आए 4 साल के लिए। इस तरीके से एसपीओ, स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफिसर, उन युवाओं को, आदिवासी युवाओं को अपनी सेना में भर्ती किया या पुलिस में भर्ती किया। उन जो नक्सलवाद के नक्सली अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलनकारियों को मारने के लिए। तो नक्सली, आदिवासी और जिनको पुलिस में एसपीओ के नाम से भर्ती किया, वो भी आदिवासी। देखिए ब्राह्मणों का दिमाग। उन्होंने उन आदिवासी युवाओं को, उन नक्सलियों आदिवासियों को मारने के लिए, अब गोली किधर से भी चले, मरेगा कौन? आदिवासी। ये सलवा जुड़ूम हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा हमारे अन्य राज्यों के लोगों को पता नहीं है कि सलवा जुड़ूम क्या है। तो साथियों, ये जो आज बड़े पैमाने पर ये पूंजीपति और माफिया जमींदार या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिस तरीके से नीतियां बना रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं,
उसके पीछे एकमात्र है ये जमीन माफिया, खनिज माफिया, ये पूंजीपति लोग, शराब माफिया, ब्याज माफिया। और आप ताज्जुब करने के लिए आप लोगों को एक आश्चर्य करने वाली बात है कि उन आदिवासियों को उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र से बेदखल करने के लिए ये तमाम प्रकार के माफिया लगे हुए हैं, ताकि उन आदिवासियों की संख्या उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र से कम हो जाए। वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्यों है? 50% से अधिक आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस राज्य में निवास करते हैं, जिस जिले में निवास करते हैं, वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहलाता है। और ये तमाम प्रकार के माफिया के माध्यम से या सरकार के विकास के नाम पर जो योजनाएं चल रही है, क्या है विकास के नाम पर? ये औद्योगिकरण करना, बांध बनाना, बांध बनाने में आदिवासियों की जमीन जा रही है, 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन, भारतमाला प्रोजेक्ट, नेशनल कॉरिडोर, रेलवे लाइन डालना, ये तमाम प्रकार के विकास के नाम पर उस आदिवासी क्षेत्र से निकाल में हो रहे हैं, ताकि उन आदिवासी वहां से विस्थापित होकर के शेड्यूल एरिया से नॉन शेड्यूल एरिया में पलायन कर जाए। इसके अलावा जो जंगल और जंगल के आसपास जो आदिवासी रहते थे, उन जंगलों में जिन वनोपज के माध्यम से, जिन जड़ी बूटियां अन्य वनोपज के माध्यम से जिससे उनका रोजगार चलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, उन पेड़ पौधों को खत्म करके नीति बना करके उनके फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से वो पौधे खत्म कर दिए। वहां सागौन, शीशम, यूकेलिप्टस और भी विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी वाले पौधे वहां लगा दिए। जब वो पौधे बड़े बड़े हो गए तो जो छोटे पौधे होते थे उनकी छांव में आकर के वो बर्बाद हो गए। यानी जिन आदिवासियों को उस जंगल से रोजगार मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो रोजी रोटी इस तरीके से छीन ली। अब उस जंगल से उसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, तो वहां आदिवासी पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। कुछ आदिवासियों के उन जंगलों को जानवरों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए नेशनल पार्क बना दिया, अभयारण्य बना दिया। ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र है उस आदिवासी को 5वीं अनुसूची क्षेत्र से पलायन करने के लिए मजबूर करना या उसको बेदखल करना, ताकि वो आदिवासी की संख्या 50% से कम हो जाए और जो चाहे वो कानून बना करके, जैसे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 आदिवासी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आदिवासी का सत्यानाश करने के लिए वो कानून बनाया, जिसमें आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची में प्रावधान थे, टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ग्राम सभा, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा दोनों के अधिकार को प्रभाव शून्य कर दिया। माफिया के निजीकरण के माध्यम से विकास के नाम पर अब सरकार वो जमीन ले सकती है। तो साथियों, आज आदिवासी सबसे ज्यादा खतरे में है। अब हम लोगों को अगर बचना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो भारत मुक्ति मोर्चा का एक सहयोगी संगठन है, और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ जो बामसेब का सहयोगी संगठन है, उनसे एफिलेटेड है, यही हम लोगों को बचा सकते हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 52% पिछड़ा वर्ग, हम तो ये कहे कि 60% पिछड़ा वर्ग जो सबसे ज्यादा संख्या में है, अपनी गिनती नहीं करवा पाए 78 साल में, संविधान लागू होने के 75 साल में। तो क्या हम 8% आदिवासी 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची हम अमल नहीं करवा पाए, तो हम वर्तमान में हम लोगों को किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की योजनाएं बन रही है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में जुड़ करके और
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के साथ जुड़ करके हम इन आदिवासियों को बचा भी सकते हैं। और ये संविधान, अगर हमारा आंदोलन सफल होता है तो ये संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपको जो बाबा साहब अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया है उस पर अमल होगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची सिर्फ आदिवासियों के लिए बनाई है बाबा साहब ने, वो अन्य किसी के लिए अधिकार नहीं दिया बाबा साहब अंबेडकर ने। तो ये हम आदिवासियों को भी बचा सकते हैं, हम इस अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के राजा भी बन सकते। सीसी मेंबर हैं, केंद्रीय कार्यकारी समिति की मेंबर हैं। साथियों, जय मूल निवासी। विषय हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण का है। हरियाणा के आए हुए योद्धा इस पर बोल चुके हैं और मैं भी बोलना चाहती थी, तो मैंने सर से टाइम लिया कि सर मुझे टाइम दे, मैं इस पर बोलना चाहती हूँ। उसको हाईजैक कर लिया गया। हरियाणा के जींद जिले में कार्यक्रम हुए, कुछ मनुवादी लोगों ने मंच पर जाकर हमारे ही दूसरे समुदाय को अनाप शनाप बोला गया। मैं इस वामसेव के मंच के माध्यम से उन लोगों की कड़ी निंदा करती हूं, और जो सामाजिक सोशल वर्कर वहां पर समाज हितैषी लोग थे, उन्होंने उसको रोकने का काम भी नहीं किया। साथियों, मैं इस व्यक्ति का नाम लेकर उन लोगों की निगाह में उसे बड़ा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि घटिया के लोग जो होते हैं उनकी मानसिकता हमेशा ही घटिया रहती है। साथियों, वर्गीकरण का जो मामला है हरियाणा का, यह पंजाब में भी हुआ है। 1975 में अनुसूचित जाति के जो 25% का आरक्षण था वो 2 भागों में कर दिया गया पंजाब में। और साथियों, ये मामला माननीय डॉक्टर M.K. चहल जी ने कहा है कि चुनाव के वक्त ही ज्यादा आता है। हाँ, ये बात सत्य है।
1946 से, ये मामला नया नहीं है साथियों, हरियाणा का ये मामला है, ये 1946 से चला हुआ था। डीएससी और एससी दो भाग, हमारे अनुसूचित जाति को दो भागों में बांट दिया, एससी और डीएससी। डीएससी द प्राइवेट शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का मुद्दा है ये। जिसके जनक के.एल. सरवटा जी हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, और वो ही एक वो महान शख्सियत थी जिन्होंने इस मुद्दे को काफी सालों से चलाया। मंजीत सरवटा जी वो हिसार से पढ़े थे यूनिवर्सिटी में। माना कि साथियों ये एक षड्यंत्र बताया जाता है कि षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को लड़वाया जा रहा है, और षड्यंत्र के तहत हमारे इस मुद्दे को बार बार उठाया गया। साथियों फिर है तो ये मुद्दा ही ना, क्या आखिरी पायदान पर बैठी हुई जातियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? साथियों हो सकता है, मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये बात कड़वी है, हो सकता है मुझे बोला भी जाएगी एक जाति प्रेम मोह दिखाया जा रहा है। नहीं साथियों, मैं एक सामाजिक और एक समाज हितैषी के होने के नाते ये बात रख रही हूँ कि क्या आखिरी पायदान पर बैठे हुए उस दबे कुचले व्यक्ति को उसका हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? साथियों जब हम एक परिवार बसाते हैं और उसमें हम सक्षम होते हैं, मैं बात करना चाहती हूँ छोटे बड़े भाई की, जब एक भाई सक्षम होता है और दूसरा भाई कमजोर होता है, हम उसे कमजोर भाई को बदलाव की तो बात कहते हैं। पर क्या हमें अपने उस भाई के बदलाव में उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? साथियों हरियाणा में यह मामला बहुत तेजी से चला और सरकार द्वारा इसकी मंशा, उन्होंने इस मामले को, इस मुद्दे को लागू भी कर दिया। पर चहल साहब जी ने जो बात कही कि जो कौशल रोजगार है हरियाणा में, क्या उसमें भी ये मुद्दा लागू होगा? उसमें फिर भी सभी को इकट्ठा करके रखा गया। साथियों मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को रखना चाहती थी, और मुझे हर बार हरियाणा में चुनौती दी गई, बोला गया कि आप बामसेब के मंच पर जाते हो और इस मुद्दे के बारे में कभी भी बात नहीं करते। हालांकि बार बार एमके चहल जी द्वारा, दीपक भाई द्वारा इस मुद्दे को बार बार इसमें लिखवाया गया, छपवाया गया, लेकिन फिर भी बामसेब पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। और मैं इस बामसेब, इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया, लेकिन कुछ मन बुद्धि लोग इसे समझ ना पाए। साथियों मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ और आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम। धन्यवाद मैडम। अभी मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करती हूँ माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वो आए और इस संदर्भ में अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक। आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन
जो विषय लगाया गया इस सत्र में, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार करना, यह शासक जातियों का गंभीर षड्यंत्र है, एक चर्चा। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब और मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि और वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, अगर हम देश की परिस्थितियों को देखें, देश के हालात को देखें, तो इस देश के अंदर चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हों, उन सभी लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के बारे में तमाम एट्रोसिटी की बातें आती रहती हैं। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से, और कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या तक हो जाती है। इतने ज्यादा हालात अभी भी, संविधान लागू होने के लगभग 75 साल हो गए और संविधान ये कह रहा है कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना है। देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने का उद्देश्य संविधान का है, लेकिन संविधान लागू होने को 75 साल हो रहे हैं और इसके बावजूद भी जो लोग संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, वो इस देश के असल बासिंदों के साथ में, इस देश के मूल निवासियों के साथ में लगातार अन्याय और अत्याचार की व्यवस्था ही बरकरार रखे हुए है, उसको खत्म नहीं कर रहे। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अलग अलग माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन सभी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इस बात को ही समझाने का काम वामसेप लगातार कर रहा है कि ये जो अलग अलग लड़ाई चल रही, ये अलग अलग लड़ाई से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि हम अलग अलग रहें और इसलिए दुश्मन हमको सेग्रीगेट करता है। मान लो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हैं। अगर वो अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो दुश्मन उनको सेग्रीगेट करता है, उनको बदनाम करता है, फिर उनको करता है और उनको खत्म करने का काम करता है। ये षड्यंत्र दुश्मनों का चल रहा है, क्योंकि इस देश में जो आदिवासी हैं, वो आदिवासी इसी लड़ाई से पैदा हुए लोग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस देश की विकसित सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित सभ्यता थी, वो सभ्यता जब नष्ट की गई, उसके बाद से आदिवासी आए। तो आदिवासी कोई और नहीं, वो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और इस देश में जब सिंधु घाटी सभ्यता को, उस व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा था, तो उस लड़ाई को लड़ने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब इस देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान बनने की प्रक्रिया के साथ साथ शोषित वंचित समाज के लोगों ने, जो फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट था, पेरियार का मूवमेंट था, उन लोगों ने यह तय किया कि जो वंचित समूह के लोग हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनके लिए विशेष प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि उनको भी सबके बराबर खड़ा किया जा सके। जब इस लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, गोलमेज से लेकर संविधान सभा तक और संविधान सभा के बाद में भी जब वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो लगातार उनके कदम कदम पर रोड़े अटकाए जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण ये चाहते थे कि इस देश में उनकी ही व्यवस्था चले। जो उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, वो ये नहीं चाहते थे कि किसी की अलग अलग कैटेगरी बने और उनकी व्यवस्था से बाहर निकल करके उन समाजों का भी विकास हो जिन समाजों को उन्होंने दबा कर रखा है, पीछे दबा रखा हुआ है। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम कोशिशों के बाद ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये अलग अलग जो कैटेगरी बनी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम कोशिशों के बाद बनी। और केवल कैटेगरी ही नहीं बनी, सबके संवैधानिक अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखे और इसलिए आदिवासियों के अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखे और आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची लिखा और उसमें लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं, वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन आज के जो हालात है, इस देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो उसको चलाने वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है इस देश की सारी संपत्ति पर उन्हीं लोगों का हक होना चाहिए, दूसरे लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, हर जगह उनका अधिकार होना चाहिए, सब कुछ उनके कब्जे में होना चाहिए और सारे लोग उनके अधीन होने चाहिए, उनके गुलाम होने चाहिए। जो संविधान की सोच है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित होना चाहिए। और जो भारत के ब्राह्मणों की सोच है, जो देश की सत्ता व्यवस्था चला रहे हैं कि उनके पास ही सब कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए वो तमाम प्रकार का षड्यंत्र देश में करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, तो ब्राह्मणवाद के साथ अब पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद मिलकर इस देश के मूल्यवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत क्योंकि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां जमीन के नीचे बहुमूल्य खनिज है, बहुमूल्य धातुएं हैं, तो वो चाहते हैं कि उस पर कब्जा किया जाए, पूंजीपतियों का कब्जा करवाया जाए। अब संविधान में लिखा है कि आदिवासियों का अधिकार है, तो कब्जा कैसे करवा सकते हैं? तो घुसने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो तरीका निकालने के लिए पहले बदनाम करना पड़ेगा। तो नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है, फिर आदिवासियों की पुलिस बनाई जा रही है, फिर आदिवासियों का ही नरसंहार किया जा रहा है, फिर डेवलपमेंट के नाम पर, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है। आदिवासियों को सेग्रीगेट करके उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको नक्सलवाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, सिखों को खालिस्तान के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, ओबीसी को हिंदू के नाम पर हड़प लेना चाहते हैं, एससी एसटी को आपस में झगड़ा लगा करके उनको आपस में ही फंसाए रखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश देश में ब्राह्मणों के द्वारा चल रही है। इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक एक को अलग अलग करने का, उसको बदनाम करने का और बदनाम करने के बाद फिर उसको टारगेट करने का, उसका शिकार करने का यह षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए इस षड्यंत्र से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, क्षत्रिय, राजपूत, जो भी अधिकार वंचित समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के एक सिस्टम में आकर के और एक साथ मिलकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर हम अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। साथियों, अधिवेशन का 5वां दिन चल रहा है और 5वें दिन के अधिवेशन में अभी हमारा 10 बजे से 2 बजे तक का सत्र चल रहा है। तो आज दिन भर में जो मॉर्निंग सेशन का जो सत्र था 9 बजे से 11 बजे का, उसमें सब्जेक्ट था हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करना क्या अधिकार देने का मामला है या आपस में लड़ाने का मामला है, एक चिंतन, एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार करना, ये शासक जातियों का गंभीर षड्यंत्र है, एक चर्चा। तो ये 11 बजे से 2 बजे का जो सत्र है उसमें ये विषय रखा गया है और 3 बजे से 5:30 बजे का जो सत्र है उसमें सब्जेक्ट है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए पदाधिकारियों को संगठन के दिशा निर्देशन, नियंत्रण और निगरानी संगठन के अनुशासन में रहकर ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील किया जा सकता है, एक चिंतन। ये 5:30 बजे तक का सब्जेक्ट है और 6 बजे से 9 बजे तक का जो सब्जेक्ट है दिनांक 10 जून 2024 को हुई आगजनी की घटना छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन को बदनाम करके उसको समाप्त करने का षड्यंत्र है, गंभीर चिंतन। उसके बाद में
जो अथवा में सब्जेक्ट है, बहुजन समाज का ट्रेड यूनियन बनाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी और आवश्यक है, एक बहस। उसके बाद आखिरी जो सब्जेक्ट है वो है बूथ लेवल का संगठन बनाए बगैर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना संभव नहीं है, ये गंभीर चर्चा। साथियों, हम लोग अभी 2 बजे के बाद में ये अधिवेशन का समापन किया जाने वाला है, ताकि कुछ लोगों को जो घूमना फिरना है तो घूमने फिरने के लिए 2 बजे के बाद आप लोगों को खाना वगैरह खा करके घूमने फिरने के लिए बाकी समय आप लोगों को फ्री किया जाता है। तो इसलिए ये सत्र अधिवेशन का आखिरी सत्र माना जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक एक करके शाम तक के सभी विषयों के बारे में बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करना क्या अधिकार देने का मामला है या आपस में लड़ाने का मामला है, एक चिंतन। जो शासक वर्ग है और रिजर्वेशन पर या तमाम मुद्दों पर आजादी मिलने के बाद 75 साल से ज्यादा का समय हो गया, मगर उनके कैरेक्टर में, चरित्र में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमें कोई अधिकार जो संविधान में दिए हैं वो देना चाहते हैं। ऐसा कोई उत्साह, ऐसा कोई इनिशिएटिव, ऐसा कोई प्रयास जो संविधान की मौलिक बातों को अमल करने के लिए शासक वर्ग करना चाहता है, ऐसा कहीं उनके आचरण में दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद भी उन्होंने ये उपवर्गीकरण करने का काम किया है। यदि ये उपवर्गीकरण करने का काम किया तो ये कहा जा सकता है कि ये झगड़ा लगाने का मामला है, और ये झगड़ा लगाने के अलावा हक और अधिकार देने का मामला नहीं है। ऐसी हमारी जितनी हमारे पास समझदारी है, वो सारी समझदारी के आधार पर ये हमारी सोच है, ये हमारी विचार है। इसके बावजूद भी अगर हम लोग इस बात का विरोध करने का काम करते रहे, ध्यान देना, जो बात मैं समझा रहा हूं उसे बहुत केयरफुली समझना होगा। यदि इस बात का हम लोग विरोध करते रहे तो जो शासक वर्ग ब्राह्मण है उसका झगड़ा लगाने का मकसद, झगड़ा लगाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर मान लो हम झगड़ा करते हैं तो झगड़ा लगाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए अगर उनका झगड़ा लगाने का मकसद अगर फेल करना है, उनके झगड़ा लगाने का मकसद अगर फेल करना है तो फेल करने का उपाय है इसका समर्थन करना। जैसे ही दूसरा समूह उसका समर्थन करेगा तो झगड़ा करने का कारण ही खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार काशीराम जी के समय में हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में इस तरह के झगड़े का मामला सवाल के रूप में पूछा गया था। तो काशीराम जी ने वहां जो जवाब दिया था वो ये, उन्होंने कहा था कि मेरे मुकाबले में चमारों का कोई लीडर नहीं है, मैं पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और इसके अलावा चमारों का कोई लीडर मेरे मुकाबले में नेशनल लेवल पर नहीं है। तो इसलिए मैं ये घोषित करता हूं कि चमारों को जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो सारा का सारा रिजर्वेशन वाल्मीकि लोगों को दे दिया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशीराम जी ने चंडीगढ़ में घोषित किया था। ये घोषित करने की वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग वाल्मीकि, यानी बहुत भयंकर किस्म का षड्यंत्र जो है देश में चलाया जा रहा है। तो ये बात जो है ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और ये एस्पेक्ट हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एस्पेक्ट समझ में आता है तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना होगा,
अगर ये काउंटर करना है तो क्या करना होगा? आदिवासी विस्तार में, आदिवासी एरिया में हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, उसकी शाखाएं ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़ी करनी होगी। हम लोगों को आदिवासी विस्तार में जाकर, आदिवासी एरिया में जाकर ज्यादा बड़े पैमाने पर योजना बनाकर हम लोगों को वहां अपनी शाखाओं को खड़ा करना होगा। अगर हम अपनी शाखाओं को खड़ा हो जाएगा और अपना संगठन खड़ा करके जो जमीन खाली है, जो जमीन जो है जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, और वो जमीन लेने का, उस जमीन को उपजाऊ बनाने का और उपजाऊ बनाकर वहां फसल निकालने का और फसल निकालकर राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा करने का, ये तो राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये राष्ट्र का नुकसान करने का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने का कार्यक्रम है। और आदिवासियों को ऐसा करना चाहिए, मगर इसके पहले उस इलाके में हमारा आदिवासियों का संगठन खड़ा करना चाहिए और ये काम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अगर इसके लिए किसी प्रकार का कोई अवरोध खड़ा होता है तो आदिवासियों के द्वारा भारत बंद का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। और जो एससी के अलावा एससी, इसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में माइनॉरिटी के लोग, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आदिवासियों को भारत बंद करने में साथ सहयोग और समर्थन करेंगे। ऐसा पहले हुआ और भारत में पहली बार आदिवासियों के द्वारा भारत बंद करवाया गया, सफलतापूर्वक बंद करवाया गया। ऐसा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये काम आने वाले समय में भी हम लोग बड़े पैमाने पर करते रहेंगे और ये काम लगातार करते रहने के पीछे मकसद ये है कि कोई आदिवासी गांव, आदिवासी समूह, आदिवासी बस्ती और आदिवासी व्यक्ति इस आंदोलन से अलग नहीं रहना चाहिए। तब तक ये बात हम लोगों को लगातार जारी रखनी चाहिए। इससे हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और आदिवासी इलाके के जो आदिवासियों की रिजर्व सीटें हैं, जो पॉलिटिकल रिजर्व सीटें हैं, जब लगभग 39 सीटें हैं, वो लोकसभा में उनकी लड़ाकू किस्म के लोगों को चुनकर भेजा जा सकता है, क्योंकि उस इलाके में जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहेंगे, ओबीसी के लोग रहेंगे, माइनॉरिटी के लोग रहेंगे, वो लोग लड़ाकू किस्म के आदिवासियों को संसद में चुनकर भेज सकते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन डेवलप होगा आदिवासियों का। तो ये काम हम लोगों को इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो 3 बजे से 5, साढ़े 5 बजे तक का जो सत्र है, उसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए पदाधिकारियों को संगठन के दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और संगठन के अनुशासन में रहकर ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील किया जा सकता है। साथियों, जो हमारे संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, उन लोगों को संगठन के दिशा निर्देशन एवं नियंत्रण में रहकर कार्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संगठन का रिसोर्स कब बनता है? वो तब बनता है जब वो दिशा निर्देशन में, नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। अगर आपके हाथ में बंदूक है, आपके नियंत्रण में बंदूक है, तब तक बंदूक हथियार है। अगर बंदूक आपके हाथ में नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है, तो वो बंदूक हथियार नहीं माना जा सकता। आत्मरक्षा करने के लिए बंदूक का जब हम उपयोग करने लायक हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब बंदूक हमारे नियंत्रण में हो। हमारे नियंत्रण में हो और हम आत्मरक्षा करने के लिए उसका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं, करें, तब हथियार है। अन्यथा वो केवल बंदूक है, वो हथियार नहीं है, वो साधन नहीं है। तो नियंत्रण में होना जरूरी है। निगरानी का मतलब यह है केवल मकसद के लिए उसका उपयोग और प्रयोग होना चाहिए। निर्देशन का मतलब यह है कि जो टारगेट फिक्स किया जाता है
उसके लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तब जब माना जा सकता है कि संगठन में रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति संगठन का साधन बन गया है। वो साधन बनना जरूरी है, और साधन बनने के बाद में ही वो व्यक्ति अनुशासन में है, ऐसा माना जा सकता है। और जब ये सारी चीजें वो उसके अंदर है, तभी ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के द्वारा निर्माण किया हुआ संगठन और आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाजार में भी लोग इकट्ठा होते हैं, मगर बाजार में लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा होकर चले जाते हैं, तो उसको बाजार कहते हैं, उसको संगठन नहीं कहते हैं। तो संगठन अलग है, बाजार अलग है। तो इसलिए संगठन का निश्चित मकसद होता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए साधन संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, और ये साधन संसाधनों का उपयोग जब हम करने लायक होते हैं, ऐसे ही आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया जा सकता है। और जब यह आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित होता है, तब हमारी आजादी का मतलब, आजादी का मामला, आजादी की समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी और पहले नंबर की समस्या क्या है? गुलामी की। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। अब थोड़ी हो गए, कब्जा तो ब्राह्मणों ने किया। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे। ब्राह्मणों ने यह शो करने का प्रयास किया कि वो मूल्यवासी है, मगर वो मूल्यवासी नहीं थे। ब्राह्मण मूल्यवासी नहीं है, अंतिमता ये डीएनए के अनुसार फाइनल हो गया, और डीएनए के वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भी विदेशी है और उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है। और जब तक ब्राह्मणों का कब्जा रहेगा, तब तक भारत स्वाधीन देश नहीं है, एक गुलाम देश है, और उसको आजाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा आंदोलन आजादी का आंदोलन है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारा आजादी का आंदोलन है, और ये आजादी का आंदोलन सफल कब होगा? जब ये जन आंदोलन होगा। केवल कैडर बेस आंदोलन करने से आजादी हासिल नहीं होगी। कैडर बेस आंदोलन करने से फायदा यह है कि हमारे दुश्मन हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर कोई आदमी चला गया तो वो अकेला चला जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता है। आदमी तो आदमी, कुत्ते भी नहीं जाते। तो इसलिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन से आजादी हासिल नहीं की जा सकती। आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। तो जन आंदोलन के लिए अभी हमारा जो थ्रस्ट एरिया है वो जन आंदोलन है। इसलिए आप लोगों को गांवों में जाकर कमिटियां बनाने के लिए कहा गया, और ये कमिटियां बूथ लेवल तक होनी चाहिए। इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा करने से हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में दिनांक 10 जून 2024 को यह आगजनी की घटना छत्तीसगढ़ में 17वें आंदोलन को बदनाम करके उसको समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसके बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों ने काफी विस्तार से वो सारी बातें आप लोगों को बताई हुई है। उसके बाद है बहुजन समाज का ट्रेड यूनियन बनाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है। साथियों, हम लोगों को ये भामसेफ है, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये तो एक बुनियादी सामाजिक संगठन है। ट्रेड यूनियन हम लोगों को क्यों खड़ा करना है? तो भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है लेबर फोर्स है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके बगैर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो वो जो लेबर फोर्स है वो 100% हमारा है। और हमारे बगैर, क्योंकि देखो एक होती है पूंजी और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स।
पूंजी और ह्यूमन रिसोर्स जब इकट्ठा आते हैं तो प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेवलप होता है और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद देश का बहुत बड़े पैमाने पर विकास होता है। तो इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन टैक्स होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन टैक्स होगा उतना ज्यादा टैक्स सरकार के पास इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा उतना ज्यादा देश के विकास और तरक्की के लिए पैसा आएगा और फिर उसके आधार पर देश की तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है, लेबर फोर्स, वो हमारे ही लोगों के आधार पर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हमारे लोग हैं, उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए हम लोगों को ट्रेड यूनियंस जो है हर जगह डेवलप करने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये निर्देश है कि हर जगह छोटे छोटे यूनिट जो है ट्रेड यूनियन के यूनिट डेवलप करना शुरू करो। अगर आप ऐसा करते हो तो राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बन जाएगा, क्योंकि बामसेफ बेसिक यूनिट तैयार है ऑल इंडिया में। अगर 625 जिलों में है तो 625 जिलों में ट्रेड यूनियन खड़ा हो जाएगा और 625 जिलों का ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन बन जाएगा और बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन बन जाएगा। जब ये बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन बन जाएगा तो ट्रेड यूनियन भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का बहुत बड़ा साधन होगा। ये जो कम्युनिस्ट लोग आंदोलन करने के लिए जिस फोर्स का उपयोग करते हैं वो हमारे लोगों का तो करते हैं। कम्युनिस्ट लोग हमारे मकसद को पूरा करने का काम कभी नहीं कर सकते, उनसे हमारे लोगों को मुक्त करना होगा और अपना ट्रेड यूनियन बनाना होगा। कम्युनिस्ट ये लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके लीडरशिप रामाओं की है। उनसे हम लोगों को उनको निकालना होगा और निकालने के लिए अल्टरनेटिव देना होगा, तब लोग निकलेंगे और उसका लीडरशिप भी हमारे लोगों के हाथ में देना होगा, तब जाकर के वो लोग उस ट्रेड यूनियन से, ब्राह्मणों के ट्रेड यूनियन से मुक्त होंगे और फिर हमारा राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन होगा। तो समाज के साथ साथ जो ट्रेड यूनियन है वो भी आजादी के आंदोलन का बहुत बड़ा हथियार होगा। ये बात समझकर हम लोगों को ट्रेड यूनियन खड़ा कर। अभी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है बूथ लेवल का संगठन बनाए बगैर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना संभव नहीं है। साथियों, अभी हमारी प्राथमिकताएं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की। तो बामसेफ का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूनिट है, बामसेफ का जो तहसील यूनिट है, उनको अब दूसरा सारा काम धाम छोड़ करके गांव में जाना शुरू करना चाहिए और हर सैटरडे संडे को गांव में जाकर मुक्काम करना चाहिए रात में, और शाम के समय में मीटिंगें लगानी चाहिए और एक भौगोलिक नेटवर्किंग के लिए मीटिंगें करनी चाहिए और सोशल नेटवर्किंग के लिए शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे लगभग 14-15 सामाजिक समूहों के संगठन गांवों में जहां अवेलेबल है, वहां अगर सारे अवेलेबल है तो 14 समूहों के संगठन छोटे छोटे गांवों में बनाने चाहिए ताकि 100% हमारा जो समाज है, लोग हैं, वो उसके साथ जुड़ सके। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो बूथ लेवल का संगठन के द्वारा हमारा 100% समाज जो गांव में निवास कर रहा है वो इकट्ठा हो जाएगा और जब जब भी आंदोलन करने का मौका है, जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया 6 महीने में एक बार, जैसे अभी हमारा अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन आज की तारीख 22 तारीख है और हमारे पास में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 9 दिन का समय है। तो इसी समय में, यही समय में हम लोगों को 31 तारीख तक हमारे पास समय है ताकि इसी साल के अंत तक हम लोग सारे देश भर में इकट्ठा होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करें। हो सकता है आप लोगों को
एक दिन देखने के लिए 2 दिन इधर लगेगा, तो आप लोगों को वापस जाकर 31 तारीख को ये जो दूसरे 6 महीने का हमारा आंदोलन है, उसका आंदोलन जो है 31 तारीख को घोषित किया जाता है और 31 तारीख को आपको आंदोलन करना है। उसमें 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दे हैं ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा, जिसके लिए आंदोलन करना है, या भारत बंद की तैयारी करना है, भारत बंद की एक्शन करना है, और दूसरा है ईवीएम मशीन के विरोध में। ये 2 ही मुद्दों के लिए हम लोगों को 31 तारीख को इस साल के अंत तक करना है। इस साल के जुरिडिक्शन में है वो, इस साल के एरिया में हम लोगों को इस साल के समय में ये आंदोलन करना है, ताकि साल के 6-6 महीने में 2 आंदोलन हम लोग कर सके। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 5 महीना 29 दिन तक जाकर तैयारी करने का। जो लोग केवल आंदोलन करने के दिन में काम करते हैं और 5 महीना 29 दिन तक गांवों में जाकर तैयारी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो आंदोलन नहीं कर रहे। इसका 90% जो काम है वो है तैयारी करना। तैयारी करने से 6.5 लाख गांवों का संगठन खड़ा होगा और भौगोलिक संगठन के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग का संगठन भी खड़ा करना है। संगठन भी सोशल नेटवर्किंग का खड़ा होगा और 2030 तक ये लगभग 2 करोड़ शाखाएं डेवलप होगी। और जब 2 करोड़ शाखाएं डेवलप हो जाएगी तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। यानी 15 लाख शाखाएं जो है, अगर वो शाखाएं सोशल नेटवर्किंग में 14 जगह शाखा करती है तो 15 लाख इंटू 14, तो ये 2 करोड़ के लगभग शाखाएं तैयार होगी। अगर 2 करोड़ के लगभग शाखाएं तैयार होगी तो 2 करोड़ के लोगों को जब भी हम आह्वान करेंगे, 2 करोड़ सेंटर पर लोग सड़कों पर उतरेंगे। जब 2 करोड़ सेंटर पर लोग सड़कों पर उतरेंगे तब आप अंदाजा लगाओ ये आंदोलन कितना विशाल होगा। और जब इतना विशाल आंदोलन होगा तो तब हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लायक हो जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। यानी इसका मतलब है तैयारी करने का काम 90% है, एक्शन करने का काम 10% है। तो तैयारी करने पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। शहरों में जो हमारे लोगों के मतलब अगर नगरपालिका है, महानगरपालिका है, तो वार्ड है, तो वार्ड को आप लोग यूनिट बनाओ, भौगोलिक क्षेत्र का यूनिट बनाओ, और वार्ड के नीचे जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें सामाजिक समूह का बनाओ और गांवों में उसी तरह का बनाओ। अगर ऐसा करते हो तो 2 करोड़ शाखाएं डेवलप होगी और इस तरह से 2 करोड़ शाखाएं डेवलप होने के बाद ये आंदोलन बहुत बड़ा विशाल जन आंदोलन हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब हम लोग आजादी हासिल करके अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। देखो, इसका दिमागी समाधान ढूंढ लिया गया है। 50% तो हमने समस्या का समाधान कर दिया है। समस्या होती है उसका दिमागी समाधान निकालना पड़ता है। ये 50% समाधान है, रहता है 50% समाधान, तो उसको जमीनी स्तर पर एक्शन में लाना पड़ता है। जमीनी स्तर पर जब हम एक्शन में लाते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो एक्चुअल रिजल्ट के लिए हम लोगों को 50% एक्शन का कार्यक्रम करना होगा। तो इस दिशा में आने वाले समय में आप लोगों को यह काम करना होगा और बूथ लेवल का और बूथ लेवल के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन जिसके द्वारा 2 करोड़ शाखाएं डेवलप होगी, ऐसा आप लोग करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और मैं ये जो अधिवेशन है 5 दिन का, इसके लिए यहाँ से जो खाना खाने के बाद का जो समय है वो आपको देखने के लिए आप लोगों को फ्री किया जाता है। मैं चौधरी जो यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस बात की घोषणा कर दे। ये अधिवेशन समाप्त हो गया। आयांश वी के भोपाल से है, वो 500 रुपए राशि माननीय मेश्राम साहब को भेंट करना चाहते हैं। आयांश वी के अगर है तो मंच पर आए और ये 500 रुपए की राशि भेंट करें। मैं जगदीश चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो
वोट ऑफ थैंक्स करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज वामसेप के 41वें राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, इस पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण एवं पूरे भारत के कोने कोने से पहुंचे सभी हमारे सभी सीनियर साथी, सभी को धन्यवाद। साथियों, आज इस अधिवेशन का अंतिम समय अब कुछ ही मिनटों में ये समाप्त होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें यहां पर बताई गई, रामाश्रय प्रजापति जी साहब को 1000 रुपए की राशि भेंट कर रही है।